जय हिंद। शकुंतला मिश्रा जो यूनिवर्सिटी है यूपी की, लखनऊ के आसपास की, वहाँ के पीएचडी के इंटरव्यू के संदर्भ में कुछ नोटिफिकेशन आए हैं जो बच्चों को कर रहे हैं परेशान। 3 डिपार्टमेंट के इंटरव्यू की शेड्यूल आ चुकी है, उसके बारे में बातचीत आपसे कोई भी मुझको नहीं करनी। एक जो नई समस्या बच्चों के समक्ष विश्वविद्यालय के द्वारा खड़ी की गई, ऐसा बच्चों को लग रहा है, उसका समाधान देने के उद्देश्य से ये वीडियो आपके समक्ष लेकर आया हूँ। हो सकता है इसका संबंध आपके विभाग से अभी ना हो, लेकिन आने वाले 2-4 दिनों में इसका संबंध आपसे हो सकता है। तो वीडियो को अपनी समझ समय के अनुसार देखिएगा। समस्या, सवाल, जिज्ञासा होने पर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इस विषय पर वीडियो लगभग 10-12 मौजूद है मेरे चैनल पर, लेकिन वही है कि 3 महीने पुराना वीडियो आपको शायद मिलने में दिक्कत हो और आपको देखने में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि अपडेटेड चीज़ें नहीं होती है। समस्या जो आई है और समस्या नहीं है, रिसर्च का पार्ट है, और रिसर्च के अंतर्गत वो सब प्रपोजल का ही पार्ट है, उसी के अंतर्गत आई है, क्योंकि रिसर्च करवाते रहते हैं हम लोग, तो जानकारी है कि वो समस्या नहीं है, लेकिन नए बच्चों के लिए समस्या हो सकती है। समस्या का नाम है प्रेजेंटेशन। किसी विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया 30 अक्टूबर की मध्य रात्रि में, जिसकी सूचना 31 अक्टूबर की सुबह के आसपास मुझे प्राप्त हुई, जिसमें विश्वविद्यालय ने इंटरव्यू के समय आपसे मांगा है प्रेजेंटेशन यानी कि पीपीटी को बनाने को लेकर, उसके प्रारूप को लेकर, उसके डिज़ाइन फॉर्मेट्स को लेकर बच्चों को समस्या है। उसी के समकक्ष ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। कोई समस्या आए तो पूछ लीजिएगा। पीपीटी बहुत सिंपल है, 5 से 8 स्लाइड आपको बनाकर लेकर जानी है, टाइप करके हिंदी या इंग्लिश किसी भी एक भाषा का प्रयोग करिएगा। पीपीटी को बाइलिंगुअल नहीं बनाइएगा, इलीगल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। पीपीटी को बनाने के बाद अपने फ़ोन के मेमोरी कार्ड में या पर्सनल पेन ड्राइव में उसको जरूर कॉपी करके लेके जाइए, ताकि आप उसको प्रेजेंट कर सके। ईमेल में सेव मत करिएगा, हो सकता है जहां आप प्रेजेंट करने जाए इंटरव्यू वहां वाईफाई या नेट की सुविधा ना हो, तो आप ऑनलाइन इसको पब्लिश या सबमिट या फिर उसको प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए फ़ोन के मेमोरी कार्ड में, यानी कि फ़ोन की मेमोरी में या पेन ड्राइव में उसको लेकर जाइएगा सेव करके। कलरफुल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका डिपार्टमेंट स्टैटिक्स का है या इकोनॉमिक्स का है, एजुकेशन का है, एडल्ट एजुकेशन का है, या पीसीएम के यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का है, तो अपने प्रेजेंटेशन में डेटा का यूज़ 100% करिएगा, विदाउट किसी पिक्चर या पिक्स के। इसका ध्यान रखिएगा। अगर आप लैंग्वेज के हैं तो भाषा का ध्यान विशेष रूप से आपको रखना है। आपके उच्चारण, आपके अनुवाद और आपकी वर्तनी में किसी प्रकार की अगर त्रुटि पाई जाती है तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है विभाग के शिक्षकों के माध्यम से, उनके द्वारा, और आपके नंबरों पर भी फर्क पड़ेगा। अगर आप सोशल साइंस की फैकल्टी के हैं तो ध्यान रखिएगा, आपका टॉपिक ब्रॉड लेवल पर होना बहुत ज़रूरी है, और आप कंपैरेटिव स्टडीज़ को लेकर काम करना चाहते हैं, चाहे आईआर का विषय हो, पॉल साइंस का विषय हो, हिस्ट्री का विषय हो, सोशियोलॉजी इंक्लूडिंग अडल्ट एजुकेशन का विषय हो, तो आप कंपैरेटिव टॉपिक्स पर जब आप काम करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, आप कंपैरेटिव चाहे 2 स्टेट्स का करिए, 2 लैंग्वेज का करिए, 2 इशू का करिए, 2 कंट्री का करिए, 2 पॉलिसी का करिए, या फिर 2 टाइम पीरियड का करिए। ध्यान रखिएगा, फैक्चुअल एरर आपको नहीं करने हैं, और विथ रेफरेंस आपको अपनी पीपीटी को तैयार करना है। इसके अलावा अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्सेज के हैं, आप खासकर मीडिया के हैं, आप थिएटर के हैं, फिल्म के हैं, लॉ के हैं, सोशल वर्क के हैं, ह्यूमन राइट्स के हैं, तो ध्यान रखिएगा लेटेस्ट अपडेट आपके पास होने चाहिए। इसके साथ साथ जुडिशरी क्या कुछ कहती है इन विषयों को लेकर, उसको आपको फैक्चुअल चीज़ों को पीपीटी में डालना मैंडेटरी है। और ध्यान रखिएगा, पीपीटी के साथ साथ आपको प्रपोजल भी बनाना है। ओनली पीपीटी नहीं मांगा है, प्रपोजल भी मांगा है। सभी डिपार्टमेंट में पीपीटी नहीं मांगा है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जिन डिपार्टमेंट में मांगा है वही बच्चे बनाएंगे, और जिसमें नहीं मांगा है, अगर नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है तो नहीं लेकर जाइएगा। और अगर आपको फिर भी थोड़ी सी चुल कटी हुई है किसी प्रकार से, बिल्कुल बनाकर लेकर जाइए, आपके फ्यूचर के लिए अच्छा हो सकता है। और डीआरएस में और बीआरएस और डीआरसी की जब बैठक होती हैं वहां आपको पीपीटी का फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपसे अभी मांगा है तो लेकर जाइए, नहीं मांगा है तो नहीं लेकर जाइए। अब आते हैं पीपीटी के फॉर्मेट, उसका प्रारूप, उसका डिजाइन वगैरह कैसे तैयार करेंगे। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया कि और पहले एक बात तो समझ लीजिए, जो पीपीटी बनाकर लेकर जा रहे हैं, अपना प्रपोजल बनाकर लेकर जा रहे हैं, जो प्रेजेंटेशन करेंगे उसको 3 हिस्सों में यूनिवर्सिटी ने डिवाइड किया है। आपका प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, आपकी राइटिंग्स कैसी रहेंगी, और आप पीपीटी की बातों को किस प्रकार से एक्सप्लेन कर पाते हैं, या अपने संदर्भों को, अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपने क्वेश्चंस को किस प्रकार से फ्रेम करके लेकर गए हैं, और उसको किस प्रकार से आपने डिस्क्राइब किया है एज ऑन द होल कमेटी ऑफ जो आपका इंटरव्यू लेगी उसके समक्ष। इन सब के 30 नंबर हैं। 30 में से आप कितने लेकर आ सकते हैं कोई मायने नहीं रखता है, पासिंग मार्क कोई मायने नहीं रखता है। आपके एंट्रेंस प्लस इंटरव्यू के मर्ज जो मेरिट बनेगी उसी के बेस पर आपका चयन होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है।
सबसे पहली बात, फ्रंट पेज बनाना मैंडेटरी नहीं है, बनाएंगे तो आपका समय ही वेस्ट होगा, इसका ध्यान रखिएगा। इसलिए फ्रंट पेज में केवल अपना रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर जो भी आपको दिया गया है उसको मेंशन करिएगा, अपना सत्र 23 और 24 है उसको मेंशन करिएगा। आप विद्यार्थी की जगह शोधार्थी शब्द लिखेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। ये पीजीएचटी का इंटरव्यू है तो आप विद्यार्थी शब्द नहीं लिखेंगे, आपको शोधार्थी लिखना होगा। आपका जो भी नाम जो एप्लीकेशन फॉर्म में है उसको मेंशन करेगा, अपना सत्र लिखना पड़ेगा और विभाग का पूरा नाम आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि रिहेबिलिटेशन सेंटर नाम की यूनिवर्सिटी है तो ध्यान रखिएगा विशेष नाम होते हैं अलग अलग विभागों के, तो विभाग के नाम को विश्वविद्यालय की वेबसाइट से जरूर वेरीफाई करिएगा, उसके बाद ही मेंशन करिएगा, ठीक है। अपने एचओडी का नाम नहीं लिखना है, शोध निर्देशक आपको मिला नहीं है उसको नहीं लिखना है, यूनिवर्सिटी का पूरा नाम सबसे ऊपर लिखिएगा, उसके बाद अपना टॉपिक लिखिएगा। टॉपिक को लेकर एक बात मैं बता दूं, टॉपिक हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में लिखिएगा, हिंदी विषय को छोड़कर। अगर आप हिंदी विभाग के विद्यार्थी हैं, हिंदी का इंटरव्यू देने गए तो केवल अपने टॉपिक को हिंदी में लिखिएगा, पीपीटी में और प्रपोजल में भी इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपका कोई भी एक्सवाइज डिपार्टमेंट है, टॉपिक को अपना हिंदी इंग्लिश में दोनों भाषाओं में आपको लिखना जरूरी है। उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी का लोगो है जो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, गूगल से मिल जाएगा, उसको कॉपी करिए, ब्लैक एंड व्हाइट या कलर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मेंशन करिए। और सबसे लास्ट में जब पीपीटी का प्रिंट आउट भी लेकर जाएंगे सबको वेरीफाई कर लीजिएगा सेल्फ अटैच, ठीक है। तो फ्रंट पेज में ये बातें लिखनी है। अब आते हैं पहली स्लाइड प्रेजेंटेशन को लेकर, उसमें आपको क्या मेंशन करना है? उसमें आपको मेंशन करना है अपने टॉपिक का पूरा डिटेल, अपने टॉपिक के विषय में थोड़ी सी प्रस्तावना जिसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय 50 से 100 शब्दों में उसको मेंशन करिएगा, काम खत्म। आइए दूसरी स्लाइड पे, पीपीटी की तीसरी और आपके प्रेजेंटेशन की दूसरी स्लाइड पे, उसमें आपको मेंशन करना है आपके शोध की विषय के संदर्भ में आप किस प्रकार की प्रविधि यानी कि मेथोलॉजी का उपयोग करेंगे, ये आपको एक्सप्लेन करना है। आपका शोध मात्रात्मक होगा या गुणात्मक होगा, क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव जिसको बोलते हैं। किसी एक को चुन रहे हैं या दोनों को चुन रहे हैं वो आपको बताना है, मिक्स मेथड है ये बताना है, और इसके साथ साथ आपको अपनी विधि भी बतानी है, ठीक है। सॉरी, प्रविधि होती है आपकी दृष्टिकोण और विधि होती है आपकी मेथोलॉजी, माफ करिएगा। तो अब आपको अपनी प्रविधि बतानी है, यानी कि आप जिस विषय पर काम करना चाहते हैं इस विषय पर मात्रात्मक गुणात्मक जो भी है उसका दृष्टिकोण क्या रहेगा। आप सामाजिक विषय को लेकर काम करना चाहते हैं, राजनीतिक विषय को लेकर काम करना चाहते हैं, सांस्कृतिक है, धार्मिक है या तुलनात्मक है, या कोई आध्यात्मिक दार्शनिक ऐसे विषय पर काम करना चाहते हैं, इस दृष्टिकोण से इसको आपको मेंशन करना है। प्रविधि और विधि को एक ही स्लाइड में 50 से 100 शब्दों में दोनों को आप मिक्स कर दीजिएगा। अब आते हैं तीसरी स्लाइड पे। तीसरी स्लाइड में आपको एक बात का ही मेंशन करना है जिसमें आपको लिखने हैं अपने रिसर्च के क्वेश्चन। आप जिस विषय पर काम करना चाहते हैं उस विषय में किन सवालों का समाधान आप खोजना चाहते हैं और खोजकर सोसाइटी, समाज, विभाग, विश्वविद्यालय को देना चाहते हैं, उन सवालों को टू द पॉइंट आपको लिखना है। आपके 3 सवाल हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 1 सवाल भी हो सकता है, 10 सवाल भी हो सकते हैं। उन 10 सवाल को 10 लाइन में आपको लिखना है, एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, इसका ध्यान रखें। अब आते हैं अगली स्लाइड पे जो कि आपकी हो सकती है चौथी स्लाइड या 5वीं स्लाइड। उसमें लिखना है रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि शोध के आपके उद्देश्य क्या है, इसको आपको मेंशन करना है। जैसे आपने अपने क्वेश्चन बनाए हैं उसी प्रकार आपके उद्देश्य भी होंगे, 2-3 पॉइंट बुलेट पॉइंट में आपको बनाने हैं, उसको भी एक्सप्लेनेशन नहीं करना है। सिवाय रिसर्च की जो प्रविधि होती है उसको ही एक्सप्लेन करना है, रिसर्च के क्वेश्चन, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव इनको एक्सप्लेन नहीं करना है, केवल पॉइंट टू पॉइंट इनको लिख देना है। बात कर हम एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपको मिलेगा इंटरव्यू में मौका, ठीक है। एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपको मौका मिलेगा इंटरव्यू में, चाहे पीपीटी में मेंशन करें शोध के प्रश्न, शोध के उद्देश्य, चाहे अपने प्रपोजल में मेंशन करें, इसका ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगली स्लाइड पे जिसमें आपको मेंशन करना है अपने शोध के उद्देश्य आपके पास हो गए, उससे पहले प्रश्न हो गए। अब आपको ऑब्जेक्ट करना है अपने रेलेवेंस को, कि आपका जो शोध प्रपोजल है, जिस विषय पर आप शोध करना चाहते हैं, जिस शोध समस्या का समाधान अपनी समाज, सोसाइटी को आप देना चाहते हैं, उसका आज के समय में क्या प्रासंगिकता है, क्या रेलेवेंस है उसको आपको एक्सप्लेन करना मैंडेटरी है। और 1 स्लाइड पूरा भर दीजिएगा इसको लेकर, 100-150 जो लिखना है उसको लिखिएगा। और अंत में आपको 2 बातों का और ध्यान रखना है, 2 स्लाइड और बनेगी जिसमें एक में आपको देनी है अपना चैप्टराइजेशन संभावित। ये मैंडेटरी नहीं है ये स्लाइड हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को अभी समस्या हो चैप्टराइजेशन को फ्रेम करने में, बनाने में। 1 लाइन में लिख दीजिए संभावित अध्यायकरण, चैप्टर 1 का नाम लिख दीजिए, चैप्टर 2 का नाम, 3 का नाम, उसके सामने हेडिंग डाल दीजिए कि ये प्रस्तावना है, ये इसका विषय क्षेत्र है, ये उसकी, ये सब मैं बता नहीं सकता हूँ, थोड़ा सिक्योरिटी का मामला हो जाता है, आप मेंशन करिएगा। अगर आप नहीं भी लिखेंगे चैप्टराइजेशन तो भी चल जाएगा, लेकिन 1 स्लाइड बहुत जरूरी, इसको बोलते हैं रेफरेंसेस, संदर्भ ग्रंथ सूची, इसको देना बहुत जरूरी है कि आप अपने शोध के विषय में किस किस प्रकार की पुस्तकों का, किस किस प्रकार की मैगजीन का, इंटरनेट की वेबसाइट का, रिसर्च प्रपोजल का, पुरानी रिसर्च का हवाला देकर, यानी कि ग्रंथों का, इसको हम प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं, उसकी लिस्ट को मेंशन करना जरूरी है। हो सकता है आपके दिमाग में 100-200 किताबों की लिस्ट हो, 10 किताबों की, उस 1 स्लाइड में सब नहीं आ सकती हैं। जो आपके प्राइमरी, प्राथमिक,
मुख्य ग्रंथ या मुख्य स्रोत है उनको मैंडेटरी रूप से पीपीटी में मेंशन करिएगा, लिखिएगा, टाइप करिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। फिर से मैं एक बात को रिपीट कर दूं, अपनी पीपीटी को एक भाषा में या बाइलिंगुअल भाषा में नहीं, केवल ओनली फॉर एक भाषा में लिखिएगा, बाइलिंगुअल। हाँ, बिब्लियोग्राफी जो आप लिखेंगे संदर्भ ग्रंथ सूची, उसमें अगर कुछ किताबों के नाम इंग्लिश में है, कुछ के हिंदी में, वो चल जाएगी बाइलिंगुअल, लेकिन आपका पूरा पीपीटी किसी एक भाषा में होना चाहिए। ये नहीं कि फ्रंट पेज में आपने आधी हिंदी लिख दी, आधी इंग्लिश लिख दी, गलत हो जाएगा। इंट्रोडक्शन हो आपका, चाहे रिसर्च के पर्सन हो, रिसर्च का उद्देश्य हो, आपका रेलेवेंस हो, चैप्टराइजेशन हो, ये सभी या प्रॉपर्ली हिंदी में लिखिए या प्रॉपर्ली इंग्लिश में लिखिए, इसका ध्यान रखिए। सेम यही फॉर्मेट डिटेल के साथ आपको अपने रिसर्च प्रपोजल यानी कि शोध प्रस्ताव में लिखना है। पीपीटी में चीजें इन शॉर्ट में लिखी जाती है, कम से कम शब्दों में लिखी जाती है, और सेम यही प्रस्ताव का प्रारूप आपको अपने शोध प्रस्ताव, जिसको बोलते हैं सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल, में भी लिखना है। सेम यही पॉइंट है, बस उसमें डिटेल में, इसमें इन शॉर्ट में आपको लिखना है। ये पीपीटी वाला फॉर्मूला भारत के लगभग सभी विश्वविद्यालयों में काम करता है। फॉर्मेट यही होता है, तरीका यही होता है, चाहे आपका यूनिवर्सिटी कोई भी हो, कहीं भी इंटरव्यू। इसलिए इस वीडियो को शेयर करिएगा, खासकर जो मैंने पीपीटी के लेकर पॉइंट बताए हैं और प्रपोजल को लेकर। इन सभी के बाद भी कोई समस्या आपके पास बची हो, समस्या होना बेहद जरूरी है। समस्या नहीं होगी तो समाधान कोई नहीं दे पाएगा, और आपके पास भी अगर रिसर्च को लेकर समस्या नहीं होगी तो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। और जब आपके स्वयं के रिसर्च के उद्देश्य आपके जहन में, दिल में, दिमाग में स्पष्ट नहीं होंगे तो प्रेजेंटेशन के समय आप जवाब देने में आपको संकुचन महसूस होगा, अस्पष्टीकरण आपको स्वयं महसूस होगा, और इंटरव्यू लेने वाले आपकी वैज्ञानिकता, आपकी बौद्धिकता, आपकी तार्किकता, आपके प्रेजेंटेशन और आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपके लॉजिक को उसी समय भाप जाएंगे। और ये भापने का मौका आपको नहीं देना है, अपने बुद्धि के अनुसार नहीं, सामने वाले के सवाल पूछने के पीछे की मंशा को जानने के उपरांत ही आपको जवाब देना है। अगर किसी सवाल के जवाब के विषय में आपको कुछ भी नहीं मालूम है, छोटा सा ट्रिक है, सवाल पूछने वाले व्यक्ति से काउंटर सवाल करिए, सर आपका सवाल हमको समझ में नहीं आया, या सुनाई नहीं दिया, या आपका सवाल हमको फ्रेम में नहीं लगा, कुछ कमियां हैं। जब ये सवाल करेंगे काउंटर में तो सवाल पूछने वाला थोड़ा सा नर्वस, घबराएगा जरूर, और आपसे पुनः सवाल जब करेगा उसके ध्यान रखिएगा, पुनः सवाल के अंतर्गत उसके सवाल के शब्दों में कुछ परिवर्तन जरूर आएगा। ये सवाल को रिकाउंटर करना आपकी बौद्धिकता को दर्शाता है और सामने वाले की तार्किकता को भी दर्शाता है। तो ये 5-10 सेकंड का जो आपको समय मिलेगा, वो उसके अंदर आपको अपने जवाब को फ्रेम कर लेना है अपने माइंड में, और वाणी के माध्यम से सामने वाले के सामने स्पष्ट कर देना है। जवाब देखते वक्त किसी प्रकार की झल्लाहट आपके हाव भाव में नहीं होनी चाहिए। आई कांटेक्ट होना 100% जरूरी है। घबराहट और आपका उतावलापन, आपकी उत्तेजना आपको इंटरव्यू में फेल नहीं करेगी, लेकिन भविष्य के लिए हो सकता है नर्वस कर दे, और आपको बाद में अफसोस हो कि अगर मैं वहां अपने आप पर थोड़ा नियंत्रण कर लेता या कर लेती, क्या बोलना था, कितना बोलना था, क्योंकि आप जिससे बोल रहे हैं आपसे कई गुना अनुभवी व्यक्ति है। 50 सैकड़ों दसियों विद्यार्थियों को रिसर्च करा चुके होंगे, उनको अनुभव है, उनसे बहस करने की जरूरत नहीं है। तार्किक तरीके से बहस करेंगे तो आपको ज्यादा लाभ होगा। और मैं आपसे लेता हूं विदा। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करिएगा। कोई सलाह सुझाव आपके पास हो मेरे लिए तो जरूर से जरूर पूछिएगा, लेकिन उससे ज्यादा कोई और सवाल बचता है आपके पास इंटरव्यू को लेकर, प्रेजेंटेशन को लेकर, किसी अन्य विश्वविद्यालय के भी कमेंट करके पूछिएगा। इस वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान, अपनों का ध्यान रखिएगा, और जिस किसी के माध्यम से मुझे सूचना मिली इंटरव्यू के संदर्भ में, जो नोटिफिकेशन आया था, उन सभी को मेरा धन्यवाद है, नमस्कार है। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, दुआ सलाम। 31 अक्टूबर है और बहुत बड़ा दिन है सरदार पटेल के संदर्भ में, उनके जन्मदिन की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी दर्शन आप लोग करके आइएगा, जैसे समय मिले, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है। सलाम।